साथियों, वंदे मातरम। चाय की चर्चा के इस नवीन अंक में आपका स्वागत है। मैं गंगा सिंह बगदाल। साथियों, आज जियो पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा बात करनी है, जिसके बारे में कुछ जानकारी मैं समझता हूँ, जो मेरी समझ से वो आपको देना चाहता हूँ। साथियों, अभी हम देख रहे हैं कि चाइना का बदलता हुआ मूड। ये तो सभी को पता है कि चाइना के बारे में कोई किसी को समझाने की खास ज़रूरत नहीं है कि चाइना की स्थिति, चाइना की सोच क्या है। और ख़ास तौर पर इंडिया के लिए, भारत के लिए तो बिल्कुल भी विपरीत है। कभी भी सकारात्मक रहे नहीं, ना ही भविष्य में सकारात्मक होने की कोई उम्मीद है साथियों। लेकिन साथियों, ये बताना ये भी ज़रूरी है ना कि चाइना को आज अब मतलब जो उसकी स्थिति है, उसकी जो सोच है, वो क्यों बदलती जा रही है, और ख़ासतौर पर भारत के प्रति। क्योंकि सन 1992 से लेके और 1952 से लेके और जो 70 साल का जो राज रहा है वो कांग्रेस का रहा है। कांग्रेस का राज रहा है इस देश के अंदर, आपको सभी को पता है। चाहे वो कांग्रेस के कोई भी जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी, अधिकतर राज उन्होंने किया है। ये सभी को मालूम है साथियों। तो वर्तमान जो स्थिति है, आपने देखा होगा एससीओ की जो अभी समिट हुई थी, जिसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो उसमें जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो हमारी नॉलेज है, जो जियो पॉलिटिक्स से थोड़ी बहुत हम देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उसके आधार पर इनसे बेहतरीन आज तक कोई विदेश मंत्री रहा नहीं है। इनकी जो दृष्टि है, जो सोच है, जो कार्य की क्षमता है, वो बिल्कुल अविरल धारा से इसे कहते हैं बहती है और बिल्कुल दोषपूर्ण है, जिसने कि देश का ही नाम पूरी दुनिया में रोशन करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। साहब, कोई भी विदेशी मामला का कोई भी ऐसा फ्रंट नहीं है जिसमें जयशंकर साहब की भूमिका की आप तारीफ ना कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि विपक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं, उनको कुछ, मैं कह रहा हूँ ना कि जिसको विरासत में गद्दी मिल जाती है तो वो तानाशाह भी होता है, और खास तौर पर वो अपनी ही चलाता है। वो सोचता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है, मेरी जो सोच है वही सर्वश्रेष्ठ है, जबकि ऐसा है नहीं। और आजकल के समय में, आजकल के युग में, आजकल के वर्तमान समय में तो बिल्कुल भी नहीं साथ। तो जो स्टेटमेंट आ रहे हैं विपक्षी नेताओं के, प्रमुख विपक्षी दल के प्रमुख के जो विपक्षी नेता भी हैं, तो ये सोच दर्शाती है, पता नहीं आज भी क्या सोच है उनकी, वो किस दृष्टि से देखते हैं या जो बोलते हैं। अब कांग्रेस तो उनके पीछे लबलुआल लगी पड़ी है, उनको तो क्योंकि कोई विकल्प नहीं है वहां भी, और गांधी परिवार, नेहरू परिवार के सामने कोई कुछ नहीं है। तो वही है राजशाही वाला पैटर्न, वो भी आज वहाँ कायम है। लेकिन बात इसके नहीं है, आप देश में विरोध करो, अच्छी बात है, अगर कोई काम गलत है उसका विरोध करो, विपक्ष होता ही इसीलिए है। लेकिन जो काम सही है उसके भी अगर विरोध करोगे तो जनता क्या सोचेगी बताओ। जनता की जो पहले के समय की बातें थी, जो कि जब उसमें क्या था कि संचार माध्यम बहुत कमजोर था साथियों। सबसे बड़ी बात तो जो हमें लगा संचार माध्यम बहुत कमजोर था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं, सिर्फ प्रिंट मीडिया था। वो भी अच्छे अच्छे लोगों के घर में ही वो आते थे अखबार, वही कुछ जानकारी रखते, बाकी तो जनता कमाओ और खाने में ही लगी रहती थी पूरा साल भर। किसी से दो रोटी की व्यवस्था करनी है, कमाना खाना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। पढ़ाना लिखाना भी बहुत दूर था उस समय। तो उस प्रकार की उनकी सोच बनी थी, क्योंकि सूचना का अभाव था। आज तो सूचना तत्पर है, तो अगर अभी भी विपक्षी दल तो बहुत जरूरी होना चाहिए। हम ये नहीं कहते विपक्षी दल कमजोर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि आलोचना जो है सकारात्मक सोच को बढ़ावा देती है। आलोचना तो होनी चाहिए ना, अगर कहीं गलत, हम भी तो कहते हैं, अगर हम कई मामलों, कहीं हमारे वीडियो देखो जो गलत है तो हम गलत बोलते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार, कोई बधे हुए तो हम भी नहीं है ना। लोकतंत्र है, जनता सर्वोपरि है, जनता ही मालिक है। तो हमें साबित भी करना होगा ना कि जनता मालिक है। तो किसी प्रकार से गधे घोड़ों को तो आप आगे नहीं कर सकते ना। अगर
हम वही पुराने जमाने वाली बात आ जाएगी। अगर हम इसी सोच से बच जाएंगे तो फिर पुराने और नए जमाने में अंतर ही क्या रहेगा साहब। तो जो जयशंकर साहब की कुछ विपक्षी नेताओं ने जो बात कही नहीं और उनके पद के अनुरूप उनको उनकी गरिमा के अनुरूप बात कहेंगे तो गलत बात है और मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो बात हमारी आ रही थी चाइना के ऊपर, चीन के ऊपर साथियों। तो आपने देखा होगा कि कुछ समय में चाइना में बड़ी हलचल मची हुई है शी जिनपिंग जो वहाँ के राष्ट्रपति के विरुद्ध, क्योंकि वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, चुनाव तो वहाँ होते ही नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, आपको पता ही होना चाहिए। उनकी एक अलग पृष्ठभूमि होती है, पोलित ब्यूरो जो उनकी सबसे प्रमुख है, जैसा हमारे यहाँ लोकसभा होती है, तो वहां से ही छांटे जाते हैं और जो उसके मेंबर्स है वो छांटते हैं कि ये है तो वही होता है। कुल मिला के उसमें अपना दबदबा बनाना की जरूरत होती है और शी जिनपिंग इसी में लगे हुए, तो आपने देखा होगा इसीलिए इतने सालों तक उन्होंने राज कराया और कर रहे हैं। लेकिन ये भी स्थिति सही कि वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था है वो डामाडोल होती जा रही है, क्योंकि जो चाइना का सबसे पावरफुल जो अर्थव्यवस्था का जो स्तंभ बोलते हैं वो था रियल एस्टेट का। और रियल एस्टेट आज खाली चाइना में नहीं, अराउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया में घाटे का सौदा बनता जा रहा है। दूसरी वहां पे जो मिनरल है वहां के, वो जो मिनरल है रियल अर्थ मिनरल जिसे हम लोग बोलते हैं, मैग्नीट बोलते हैं, वो चाइना की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है। और उसकी ताकत का कोई अभी तक कोई भेद नहीं है, मतलब उस चीज को कोई भेद नहीं पाया, क्योंकि वो चीज जो वहां पे है वो दुनिया में नहीं है। वो दुनिया उसके बिना चल नहीं सकती, ये अमेरिका भी जानता है, राष्ट्रपति ट्रम्प भी जानते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बार बार धमकी देने के बावजूद, टैरिफ की धमकी देने के बावजूद भी चाइना पीछे हटने को तैयार नहीं। इसका मतलब वो जानता है कि मेरे बिना कुछ काम संभव नहीं। और कुछ हद तक भारत को भी निर्भर रहना ही पड़ेगा, जो सच्चाई है वो सबको समझनी चाहिए साथियों। तो लेकिन भारत की दूसरी पृष्ठभूमि जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था भारत की, और सबसे बड़ी बात है कि जो रक्षा क्षेत्र में भारत का जो कार्य चल रहा है वो अद्भुत है, और चाइना इस चीज को समझता है साथियों। उसको आप ट्रम्प से, अमेरिका से दिक्कत नहीं है इतनी जितनी भारत से है। अगर फ्यूचर में आने वाले समय के अंदर 8-10 साल के अंदर अगर कोई उसको चैलेंज दे सकता है पूरी दुनिया में तो भारत है, और ये शुरू से इस बात को समझ रहा है। तो इसीलिए उसकी कोशिश, जैसे गलवान है, वो सीधी टक्कर तो भारत से लेगा नहीं साथियों। आपने गलवान का देखा होगा उसको, तो सीधी टक्कर इसीलिए नहीं सकता। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर है आपने देखा होगा, उसके समस्त हथियारों को भारत ने जो है धराशायी कर दिया है या चलने के काबिल नहीं रखा। वो उसका दूसरा मामला है, फिर उस पर कभी बात करेंगे साथियों, क्योंकि वो जो मामला है पैटर्न को दूसरा है। तो इसमें हम जो अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे, चाइना को जो सबसे ज्यादा घातक, मैंने आपको शुरू के कई वीडियो में बताता चला आ रहा हूँ, भारत को पाकिस्तान से डरने की जरूरत नहीं, अमेरिका से डरने की जरूरत नहीं। सिर्फ अगर भारत का कोई चैलेंजिंग या दुश्मन असली है वो चाइना है, और इस बात को चाइना की सरकार भी समझती है साथियों। इसीलिए वो हर फोरम में भारत को कमजोर करने के लिए पूरी तरह से शक्ति लगा रहा है। आज के संदर्भ में आपको मैं थोड़ी सी उसका एक विश्लेषण देना चाहता हूँ। आने वाले में आप समय देखेंगे साथियों, जो चाइना की गतिविधियां हैं, जो वहाँ की पॉलिटिक्स नहीं, जियो पॉलिटिक्स है, उसके आधार पर आप देखेंगे कि अभी तो दुबक के वो जो है पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, मतलब बैक डोर पे सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब सामने से खुल के सपोर्ट करेगा। आप देखना साथियों, ये मेरा वीडियो सेव करना और देखना, आप खुल के सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसको अपने पॉक्सी बोलते हैं ना, पॉक्सी वार जो कहते हैं कि हाँ भाई उन्होंने अपने, तो जैसे ईरान ने हूती बनाया था, आपने देखा हिजबुल्ला बनाया था और हमास बनाया था, उसी प्रकार से इसका जो पॉक्सी जो है वो नेटवर्क वो पाकिस्तान है। किसका? चीन का। साथ वो चीन जो है पाकिस्तान के जरिए उसके कंधे में बंदूक रख के भारत पे चलाएगा, ये आप देखना। और ये स्थितियां मतलब सुधरने के वाले नहीं है आप, क्योंकि चाइना को पूरी तरह से, अभी बीच में आपने देखा होगा कि कई कंपनियां चाइना में अपना काम को बिल्कुल बंद नहीं किया। खैर चाइना इतनी जल्दी कमजोर नहीं होगा, लेकिन जो स्थिति बनती आ रही है, जो क्रम बनता आ रहा है, वो यही कह रहा है कि आने वाले समय के अंदर 10 साल के अंदर
अगर चाइना नंबर 1 बनेगा तो उसको टक्कर देने वाला सिर्फ इंडिया है, भारत बनेगा। ये स्थितियां पैदा हो रही साथियों। तो चाइना क्या चाहेगा, चाइना पूरी ताकत लगाएगा, पूरी शक्ति लगाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था को किसी भी तरह से कामयाब ना होने देना। उसके लिए उसकी तैयारी चालू कर दी है। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर वो अब छेड़ेगा कैसे, खुद तो लड़ेगा नहीं सामने से। आपने देखा कहीं चाइना की लड़ाई हुई, किसी भी देशों में युद्ध चला, अभी ईरान से युद्ध चला, तो चाइना क्या डायरेक्ट आया वहां पर? नहीं आया ना। हमास के साथ भी डायरेक्ट आया? नहीं आया ना। रूस के साथ इतना बड़ा मित्र आया कि नहीं आया ना। तो वो नहीं आने वाला, वो नहीं आने वाला। लेकिन वो प्रॉक्सी के जरिए, जो कि इसका कौन है, आपका बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, सॉरी बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, ये जैसे कि फ्रंट ईरान ने अपने खोल रखे थे इजराइल के विरुद्ध, उसी प्रकार से प्रॉक्सी वार जो है इसने इन 3 देशों को अपना हथियार बनाएगा या बना रहा है। योजना बन गई होगी, कार्य चल रहा है, जो हमें लगता है आने वाले हम समय में देखेंगे। जो चैलेंज अगर कुछ देश इसके पास है, चैलेंजिंग मामला है, तो वो भारत ही होगा। अब भारत को इस समय अलर्ट और सचेत रहने की जरूरत है। इसीलिए कई बार हमारे नेताओं ने भी कहा और कई सामाजिक संस्थानों का कि चाइना के सामान का बहिष्कार करो। मैंने भी सुना, कई लोगों से सुना यहाँ पे कि साहब चाइना तक पहुंचने में तो इंडिया को 50 साल लगेंगे। अरे ये तो तुम किस आधार पे कह रहे हो ना, ये परिपक्व सोच नहीं है, परिपक्व सोच नहीं। आप किस आधार पे कर रहे हो बताओ? कौन सा ऐसा आधार आपके पास है, पैमाना है या मापदंड है जो आप इस बात को कह सकते हो? अगर ऐसी स्थिति होती हो तो चाइना क्या भारत का आज के टाइम पे इस प्रकार की घेराबंदी करता? आप देख रहे होंगे। लेकिन भारत भी इसको समझता है, इस बात को समझता है, और उसने इसकी कार्रवाई शुरू कर दी है। जितने भी चाइना के पड़ोसी देश हैं जहां पर वो अपना कब्जा आधिपत्य चाहता है, वहां पे भारत भी अपना सैन्य प्रोग्राम चालू कर दिया। भारत ने हथियार देना शुरू कर दिया और भारत के हथियारों की कोई काट नहीं, कोई तोड़ नहीं है साथियों। अब इस बात को समझिए साथियों, क्योंकि जिस प्रकार से लोग कहते थे, मैंने भी सुना है, कई सालों से सुनता आ रहा हूं कि चाइना के अंदर ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनका पता दुनिया को नहीं है। तो मेरे साथियों, तुमको यही बताना चाहता हूं, जो इस बात की सोच रखते हैं, इंडिया के पास भी ऐसे ऐसे हथियार बन रहे हैं जिसकी सोच दुनिया के पास नहीं। हम तो आप तभी सोचेंगे जब मामला सामने मैदान में आ जाएगा। तो इसलिए अपने देश को कम मत आंको। आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी का जो अधिकांश भाग जो खर्चा है आज की डेट पे रक्षा सौदों में खर्च कर रहा है भारत भी। तो भारत के पास भी ऐसे ऐसे कई अमोघ शस्त्र हैं जो अभी तरकश पे हैं, वो निकाले ही नहीं। अभी ये तो एक फार्मूला खाली दिखाया था, ट्रेलर, जो पाकिस्तान के विरुद्ध है। क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि लड़ाई खाली पाकिस्तान इंडिया के नहीं है। जिस प्रकार से रूस 30 देशों से लड़ रहा है, खाली नाम तो यूक्रेन का है। आजकल ताकत किसके पास है? ताकत मीन्स श्रेष्ठ हथियार। पहले का जमाना थोड़ी कि आजा भाई कबड्डी लड़ ले और ले अखाड़े में आजा तो कुश्ती लड़ लेते हैं, वो जमाना थोड़ी है। अब जिस पे श्रेष्ठ हथियार है वो श्रेष्ठ दादा समझिए आप, वो बॉस है श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठता साबित करने के लिए श्रेष्ठ हथियार की जरूरत पड़ती है। ठीक है साथियों, तो उसी प्रकार से अगर आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं आपको, तो इसलिए हमको भी सचेत रहना है और कोशिश ही करनी है कि चाइनीज माल कम से कम हमारे घर में आए। उससे चाइना मजबूत बनना है, उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी, हमारी स्थिति कमजोर बनेगी। स्वदेशी अपनाएं और अपनी सरकार का खुलकर समर्थन करें। अगर आप चाहे किसी पार्टी को, भाई हमें मतलब नहीं, आप किसी पार्टी को, लेकिन जहां पर देश की अखंडता की बात आती है, स्वाभिमान की बात आती है, देश प्रेम की बात आती है, आपको संगठित रहना है। आपको संगठित रहना, आपको एक रहना है और हर पहलू का ध्यान रखना है। तो इसी के साथ आज के अंग में मुझे इतना ही बताना था साथियों। अगले अंग में कुछ नई बातों के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की। साथियों।